सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और फिर क्वाड समिट में भी शरीक हुए। इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी की साफ हनक दिखी जब सभी क्वाड लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्वाड में शामिल तीनों देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। इस दौरान उन्होंने ये भी माना कि चीन से निपटने में भारत की उनकी अगुवाई करेगा। क्वाड के मंच से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने एक के बाद एक चीन को सख्त संदेश भी दे डाले। क्वाड सम्मेलन में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने दरअसल न्यूयॉर्क का दौरा किया, जहां पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय समुदाय के लोगों ने मुलाकात की। न्यूयॉर्क में आज पीएम मोदी भारतीयों को संबोधित भी करने वाले हैं। तो 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री ने बीते रोज तोहफा दिया था। पीएम ने बाइडेन को चांदी से बना ट्रेन का मॉडल उपहार में दिया, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बताया जा रहा है कि ट्रेन का ये जो मॉडल है वो महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया। इसके साथ ही अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी पीएम ने पश्मीना शॉल गिफ्ट के तौर पर दिया है। क्वाड समिट के बाद चारों नेताओं ने कैंसर मून शॉट कार्यक्रम में शिरकत की, जहां पीएम मोदी ने इंडो पैसिफिक देशों को 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की। भारत के वन अर्थ वन हेल्थ विजन पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए सैंपल किट, टेस्ट किट और वैक्सीन के लिए देशों को $7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया। समिट से पहले पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन से डेलावेयर स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। बाइडेन ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। इसके बाद दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बाइडेन ने यूएनएससी में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन किया है और पीएम मोदी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन कश्मीर में जुटे हुए हैं, लिहाजा वो जम्मू कश्मीर में लगातार रैलियां कर रहे हैं और विपक्ष पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आज गृह मंत्री ने अपने चुनावी अभियान को मजबूती देने के लिए नौशेरा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि आतंक को पाताल में दफन करके रहेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अधिकार को छीना है, अगर गोली चली तो जवाब गोले से देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि जब पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ के गुज्जर भाइयों को उकसाना शुरू किया कि आपका आरक्षण चला जाएगा। मैंने राजौरी में वादा किया था कि गुज्जर बकरवाल का आरक्षण 1% भी कम नहीं होगा और पहाड़ी भाई बहनों को आरक्षण मिलेगा और हमने अपना वो वादा निभाया है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। रैना ने कहा यहां हमने बंकर बनाए हैं। अच्छा ही किया भाई, बना दिए बंकर, कभी कभार काम आएंगे। मगर मैं कहकर जाता हूं बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ताकत नहीं है गोली चलाने की। और अगर गलती से भी वहां से गोली आई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, गोले से दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिख भाइयों ने हमेशा देश की रक्षा की है। हम किसी भी कीमत पर धारा 370 को बहाल नहीं होने देंगे। आतंकी हिंसा में सबसे ज्यादा मुस्लिम भाइयों की मौत हुई। बीजेपी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती और कांग्रेस ने नफरत फैलाने का काम किया है। हम धारा 370 किसी भी सूरत में बहाल नहीं होने देंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। हम नजरें छुपाकर राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम नजरों से नजर मिलाकर राजनीति करने वाले लोग हैं। कितने लोगों को तबाह कर दिया धारा 370 ने। यहां पर आतंकवादियों ने जितने लोगों को मारा है मेरे बहनों भाइयों, उसमें मोर देन 80% यदि मारे गए हैं तो हमारे मुस्लिम भाई बहन मारे गए। उसके बाद भी आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की बात करते हैं। और बात एक और चुनावी राज्य हरियाणा की, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। बीजेपी का उन्होंने प्रचार किया। सीएम योगी ने जींद के नरवाना और सोनीपत के राय में
चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस न तो किसानों को खुश कर सकती है और न ही व्यापारियों का भला कर सकती है। वो पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा सकती थी। मोदी ने आतंकवाद की ताबूत में कील ठोकी है। अब जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो उसी प्रकार की हैं जैसे दीपक बुझते समय ज्यादा टिमटिमाता है। कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा। जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। लिखा कि हुड्डा के चहेतों और कांग्रेस के उम्मीदवारों का एक ही संकल्प, एक ही नारा, नौकरी में हिस्सा हमारा। हुड्डा साहब अपने लड़के को तो बिना मेरिट और योग्यता के ही सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन गरीब के बेटे और हरियाणा के मेहनती युवाओं को मेरिट और योग्यता से एक नौकरी तक नहीं लेने देना चाहते। यही हुड्डा और कांग्रेसी राज था और यही रहेगा, ये लिखा सैनी ने। वहीं दिल्ली बीजेपी ने आज कनॉट प्लेस में केजरीवाल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल के आवास शीश महल की प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही बीजेपी की ओर से केजरीवाल सरकार पर कथित शराब घोटाले और दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए एक कटआउट भी लगाया गया है। आपके सामने ये तस्वीर। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनता की अदालत लगाई। इस दौरान केजरीवाल ने लोगों को संबोधित भी किया। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का जिक्र किया। कहा, हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। केजरीवाल ने कहा कि मैं सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं, मुझे भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। इस लांछन से कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। ये दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी को 3 दिनों के भीतर दूसरी बार एक पत्र लिखा, जिसमें आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम ने राज्य सरकार से सलाह लिए बगैर अपने बांधों से एक तरफा पानी छोड़ दिया, जिससे कई जिले जलमग्न हो गए। ममता ने दावा किया कि डीवीसी की तरफ से एक तरफा पानी छोड़ने के नतीजे के तौर पर दक्षिण बंगाल के जिलों में बाढ़ से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई और व्यापक तबाही भी हुई है। ममता के प्रधानमंत्री को शुक्रवार को लिखे गए पहले पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा था कि राज्य के अधिकारियों को डीवीसी बांधों से पानी छोड़े जाने के बारे में हर स्तर पर सूचित किया गया था, जो किसी बड़ी आपदा को रोकने के लिए जरूरी था। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर अपने पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। साथ ही केटी रामाराव ने अपने रिश्तेदारों की फर्म को 1137 करोड़ रुपए के अमृत 2.0 कार्यों का ठेका देने का आरोप भी लगाया। रामाराव ने कहा कि अमृत 2.0 योजना के तहत जारी ये राशि केंद्रीय कोष मुख्यमंत्री के बहनोई सुदिनी श्रीजन रेड्डी के स्वामित्व वाली कंपनी में दी गई थी। 21 सितंबर को हैदराबाद में तेलंगाना भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए केसीआर के बेटे केटीआर ने रेवंत रेड्डी पर शोडा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को अमृत 2.0 योजना के तहत शहरों में पेयजल और सीवरेज परियोजनाओं के काम देने में पक्षपात का आरोप लगाया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तिरुपति मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलने वाले लड्डू में मिलावट के आरोप के बाद विवाद खड़ा हो गया है। तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित एआर डेयरी फूड्स उन कंपनियों में से एक है जिसे तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने का ठेका मिला। इस कंपनी की ओर से पिछले जून और जुलाई में 2 महीने तक तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई की गई। एआर डेयरी कंपनी को मंदिर की तरफ से 8.50 लाख यानी कि 8,50,000 किलो घी का ऑर्डर मिला, लेकिन कंपनी ने 2 महीने में 68,000 किलो घी की डिलीवरी की। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने इसी साल 22 जुलाई को ये कहते हुए ठेका रद्द कर दिया कि घी की गुणवत्ता ठीक नहीं है। मंदिर प्रशासन ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी श्यामला राव ने उस समय इस संबंध में घोषणा भी की।
तिरुपति लड्डू में मिलावट के आरोप के बाद एआर डेयरी कंपनी ने भी स्पष्टीकरण अपना जारी किया। 20 सितंबर को डेयरी कंपनी की गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उनके उत्पादों में कोई कमी नहीं है, इसकी जांच की जा सकती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास इस बात का सबूत है कि टीटीडी की तरफ से घी उत्पादों को भेजने से पहले उनका परीक्षण किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट में जानवरों की चर्बी होने की पुष्टि के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में लड्डू प्रसादम में पशु की चर्बी के इस्तेमाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिका में इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित किए जाने की मांग की गई है। ये पूरा विवाद 18 सितंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू के आरोप और एक रिपोर्ट के खुलासे से शुरू हुआ। उनके इस दावे के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने घोषणा की कि वो तिरुमाला लड्डू प्रसादम को कथित रूप से अपवित्र करने का जो मामला सामने आया उसका प्रायश्चित करेंगे। इसके लिए वो गंटूर जिले के नंबूर में श्री दशावतार वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 22 सितंबर से 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा लेंगे। उन्होंने तिरुपति लड्डू प्रसादम के कथित अपमान पर गहरा दुख जाहिर किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि सच कहूं तो अंदर से अत्यंत छला गया महसूस कर रहा हूं। प्रभु वेंकटेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के क्षण में हमें और समस्त सनातनियों की अपनी अहद की कृपा से सबलता प्रदान करें। जेडीएस नेता निखिल कुमारस्वामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया। कहा कांग्रेस केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी से डरी हुई है। कांग्रेस नेता इस तथ्य को पचा नहीं सकते कि कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री बन गए। वो सभी उनसे डरते हैं क्योंकि वो सच बोलते हैं और जनता के सामने सब कुछ रखते हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अल्बामा में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलीबारी अल्बामा के बर्मिंघम में 5 पॉइंट साउथ इलाके में हुई है। शनिवार रात तकरीबन 11 बजे ये गोलीबारी हुई। ये क्षेत्र अल्बामा विश्वविद्यालय के पास स्थित है और रेस्टोरेंट और बार से भरा हुआ एक लोकप्रिय हैंगआउट स्थान है। बर्मिंघम पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं और आगे की जांच इस समय की जा रही है। उत्तराखंड के शिवपुरी के पास दर्दनाक हादसा हो गया है। दिल्ली के 2 पर्यटक गंगा में बह गए। जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ, उत्तराखंड पुलिस, डाइविंग टीम और जल पुलिस की टीम पहुंची और युवकों की तलाश शुरू की। दरअसल 5 दोस्तों के साथ दिल्ली से ऋषिकेश घूमने आए थे। रात करीब 2 बजे सभी शिवपुरी पहुंचे, जिसमें से आकाश और संदीप होटल से आगे नीचे गंगा किनारे नहाने लगे और दोनों पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए। वहीं यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक कम नहीं हो रहा। ताजा मामला नानपारा तहसील का है। यहाँ पर भेड़ियों ने एक घर के बाहर बंधी बकरी को अपना निवाला बना लिया। पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसे भेड़िए बकरी को अपने जबड़े में दबा कर ले जाते हुए दिख रहे हैं। यूपी के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब तक जारी है और प्रशासन अब तक कई भेड़ियों को पकड़ चुका है, लेकिन आखिरी भेड़िया जो कि अभी तक इनका प्रमुख है और अभी तक वो नहीं पकड़ा गया और यही परेशानी का सबब बना हुआ है। मध्य प्रदेश में सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश को नाकाम किया गया। देश भर के अलग अलग राज्यों में ट्रेन को बेपटरी करने के कई मामले सामने आए। नया मामला मध्य प्रदेश से है, जहां न केवल ट्रेन को बेपटरी करने की कोशिश की गई बल्कि सेना की ट्रेन को बम से उड़ाने का प्रयास भी किया गया है। डेटोनेटर पर ट्रेन के गुजरने के बाद धमाके से ड्राइवर सचेत हुआ। उसने ट्रेन रोका और स्टेशन मास्टर को खबर दी, जिस वजह से हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को आर्मी की स्पेशल ट्रेन को 10 डेटोनेटर लगाकर उड़ाने की साजिश रची गई थी। एटीएस आयोग को इसकी सूचना मिली। उसके बाद रेलवे और पुलिस के आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई। महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया। सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन को रोका, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। पुलिस और रेल अधिकारी इस समय जांच पड़ताल कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से इन दिनों रेलवे ट्रैक को बाधित करने की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ये घटनाएं देखने को मिल रही है। हाल ही में कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई और इसके लिए रेलवे ट्रैक का एलपीजी सिलेंडर उस पर रखा गया। इसके अलावा रेलवे लाइन के पास पेट्रोल और बारूद भी बरामद किए गए। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से सीमा पार से आतंक की घुसपैठ जारी है। ऐसी ही एक कोशिश को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। दरअसल बीएसएफ के जवानों ने जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं।
एक अधिकारी के मुताबिक बीएसएफ ने आरएसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद कर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने मौके से एक पिस्तौल, 4 और 9 mm की मैगजीन और AK-47 राइफल भी बरामद की है। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई लातूर रोड पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नंदगांव पट्टी के पास एक स्विफ्ट कार दरअसल वहां से गुजर रही थी। इसी दौरान कंटेनर की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में स्विफ्ट कार सवार 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। सभी मृतक लातूर जिले के चचूर तालुका के जगलपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। वहीं श्रीलंका के आम चुनाव में निवर्तमान राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को वामपंथी नेता अनुराग कुमार दिसानायके के हाथों बड़ी उलटफेर का सामना करना पड़ा। दिसानायके ने धमाकेदार जीत दर्ज की और श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति होंगे। श्रीलंका में देश के 10वें राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए 21 सितंबर को वोटिंग हुई और वोटों की गिनती कल शाम 5 बजे के बाद शुरू हुई। 1,70,00,000 मतदाताओं में से करीब 75% ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नवंबर 2019 में हुए पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हुए 83% मतदान को रिकॉर्ड किया गया था। चलिए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट 280 रन से जीत लिया है। भारतीय टीम ने रविवार को 515 रन का टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश को दूसरी पारी में 234 रन पर ऑल आउट कर दिया। टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की है। दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। रविचंद्रन अश्विन प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 6 विकेट झटके, साथ ही पहली पारी में 113 रन उन्होंने बनाए। भारत सहित दुनिया भर के कई देशों के लिए बढ़ती जनसंख्या बड़ी चुनौती बन गई है। सरकार की ओर से फैमिली प्लानिंग के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इस पर सालाना करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वहीं यूरोपीय यूनियन के अधीन एक देश हंगारी है, जहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रति बच्चे की दर से लाखों लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। DW हिंदी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हंगरी की सरकार की ओर से देश में कामगारों की संख्या को पूरा करने के लिए दीर्घकालिक नीति के तहत जनसंख्या बढ़ाई जा रही है, ताकि देश में प्रवासियों की संख्या को कम किया जाए और प्रवास न होने से आने वाली अर्थव्यवस्था पर लगाम भी लग सके।